प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 100 में से 100 मैथ में किस प्रकार लाए जा सकते हैं नंबर। ये सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल कर कर आप 100 में से 100 मैथ में नंबर ला सकते हो। तो देखिए, यदि आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो मैथ में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, हमें वही सवाल करना है जो डिफिकल्ट है, और यदि हम उन पर कमांड बना लेते हैं तो हमारे लिए 100 में से 100 नंबर मैथ में लाना आसान होता है, क्योंकि किसी भी बुक में बहुत सारे सवाल होते हैं और समय हमारे पास कम होता है। यदि हम सारे सवालों को करने बैठें तो कई दिन हो जाएंगे, लेकिन हमारे वो सवाल रिवीजन के तौर पे कंप्लीट नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम निश्चित फिक्स सवाल जो कि हमारे डिफिकल्ट हैं, यदि हम उनको कवर करते हैं तो सिंपल सवाल ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, यदि हम 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो हमें उन डिफिकल्ट सवालों को चुनकर केवल उनकी प्रैक्टिस करना होगी और उनका रिवीजन करना होगा। तो मैं आज से ऐसे वीडियो डालूंगा जिसमें 10th क्लास के लिए डिफिकल्ट सवालों का चुनाव किया जाएगा, और उनका यूज करके आप वीडियो को देखकर बार बार रिपीटेशन के द्वारा उन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप उन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके ऑटोमेटिक डिफिकल्ट सवाल कवर हो जाएंगे, और फिर आपके लिए जो सिंपल सवाल होते हैं वो कोई मायने नहीं रखेंगे। और यही सीक्रेट फॉर्मूला है 100 में से 100 लाने का। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि यदि किसी जिम में दो स्टूडेंट या कोई दो व्यक्ति जा रहे हैं और एक को 20 किलो का वजन उठवाया जा रहा है शुरुआत में ही, और दूसरे को 5 किलो का। अब एक महीने बाद आप देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों की कैपेसिटी में अंतर है। जो 20 किलो का वजन उठा रहा है वो आसानी से ही 10 किलो 5 किलो का उठा पा रहा है, जबकि 5 वाला जो है वो 20 किलो का नहीं उठा पा रहा। यही हम ट्रिक अपनाएंगे कि हम डिफिकल्ट सवालों पर कमांड बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके द्वारा हम पाएंगे कि हमारे लिए सिंपल सवाल बहुत आसान हो गए। तो देखिए, चालू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम वो सीरीज चालू करेंगे जिसमें वो डिफिकल्ट सवाल होंगे जिन पर आप अपनी कमांड बनाकर 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो देखिए, 1.1 में पहले में 2 सवाल लिख लिए हैं, तो हम इनको करते हैं। इन्होंने कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, और इंग्लिश में बोला है उन्होंने एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम फैक्टर। पहले हम ये समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम नंबर। यानी उन्होंने 2 नंबर दिए हैं और कहा कि इनको कैसे व्यक्त करना है, कैसे बनाना है। अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम नंबर। इसका मतलब होता है कि हमें ये नंबर जो गिवन है इनको ऐसे मल्टीप्लाई में तोड़ना है कि इनको और ना तोड़ा जा सके। जब जो हमारे पास निकल के आएगा वही कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम नंबर। यानी हमको इन दोनों नंबरों को ऐसे तोड़ना है मल्टीप्लाई में कि इसको और ना तोड़ा जा सके। इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड के गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम नंबर। तो देखिए, पहला वाला लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। कोई भी सवाल होगा आपको ये लिखना है दिया है, यानी कि गिवन। तो देखिए, पहला ले रहे हैं हम 5005, ये दिया हुआ है हमें। तो हम इसको गुणनखंड करेंगे, और कैसे गुणनखंड, अभाज्य। देखिए, रूल क्या होता है, यदि किसी के लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से भाग लगाते हैं। यदि ये नहीं आ रहा तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे ये वाला है 5005, और ऐड करने पर यदि वो नंबर 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। ये नहीं आ रहा 3 के टेबल में, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नंबर आता है, यदि किसी के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद नंबर आता है 7 का, इसके बाद आता है 11 का, इसके बाद आता है 13 का,
फिर आता है 17 का, 19 का, इस प्रकार से चलता है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 2 नहीं आ रहा, 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो 3 से चेक कर लिए, 3 से नहीं हो रहा, लेकिन 0 5 होने पर 5 से डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 से कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 0 ऐसे ही आई आती है, 5 1 जा 5, या 5 एकम 5, 0 ऐसे आई 5 एकम 5। अब देखिए 1 आ रहा है, 1 इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि यदि हम इनको ऐड करते हैं तो 2 आ रहा है, 2 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है, 0 या 5 लास्ट में आना चाहिए। तो अब किससे डिवाइड किया जाए, 7 से चेक करेंगे और 11 से। तो देखिए 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, इसके बाद देखिए 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। देखिए 7 1 जा 7, 3 बच गया, ये 30 हो गया, और 7 4 जा 28, फिर 28 2 बच गया, और फिर ये 21 बन गया, और 7 3 जा 21, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचता है शेष, उसको आगे वाले नंबर के आगे ले लिया जाता है और डिवाइड किया जाता है। अब देखिए ये 3 आया है, 3 इसके लास्ट में कोई भी नंबर 3 यदि ये होता, 3 इसमें शामिल होता तो 2 से जाता, 2 से नहीं जा रहा। अब 3 से चेक करना है इसको हमें, तो देखिए 1 + 4 + 3 8 हो रहा है, 8 3 के टेबल से नहीं जाता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद 5 का नंबर आ रहा है, 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि 5 से डिवाइड हो, तो ये 5 से भी नहीं हो रहा। 7 की बारी, तो 7 से देखिए 7 2 जा 14, 3 बच रहा है, इसलिए 7 से नहीं जाएगा। 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब देखिए 13 से आ रहा है सीधे, 13 1 जा 13, दोबारा देखिए 5 एकम 5, 0 ऐसे आ गई, 5 एकम 5, फिर 7 से चेक किया, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 आगे आ गया है, तो 30 हो गया, यानी 7 से दे रहे हैं, तो 7 चौक 28, 2 बच गया, तो 21 हो गया, 2 7 है 21। अब इसके बाद हमने 11 से किया, 11 1 जा 11, 3 बच गया, और 33 हो गया, 11 का फिर 3 बार गया, और फिर 13 से गया, तो ये पूरा हमारा फैक्टर आ चुके हैं इसके। तो 5 0 0, 5 के फैक्टर क्या आए हैं, 5 × 7 × 11 × 13, और जो फैक्टर आते हैं वही क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर, यानी ये ऐसे नंबर आ गए इसको तोड़ दिया गया कि इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है 7 4 2 9, देखिए इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 7 4 2 9 इन सबको ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ऐड करते हैं, हम इसमें से 9 हटा सकते हैं, 3 6 और 9 को हटाया जा सकता है जब हम 3 से चेक करें, तो इनको ऐड करते हैं हम। देखिए ये हो रहा है 11 13 हो रहा है, 11 और 2 13, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से देख रहे हो आप, 5 से नहीं जा रहा, ठीक, और इसमें से किसी से भी नहीं जाएगा, इसमें से आएगा आपका 17 से 19 से और 23 से, क्योंकि ये एक स्पेशल सवाल है, टफ सवाल है। तो टफ सवाल में मैं आपको पहले से पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड हुआ, यदि आपको ये नहीं पता तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा करना, क्योंकि आप कब तक जांच करोगे, तो इसलिए हमें पहले से याद होना चाहिए कि किससे आता है, 17 से 19 से और 23 से। तो हमें 17 से देना है इसको, तो 17 से देने के लिए आपको इसका टेबल याद होना चाहिए, 17 का 17 का तो मैं बगल से लिख देता हूं, और 19 का।
देखिए टेबल हमने लिख दिए 17 के और 19 के, तो अब हम इसको कर सकते हैं। तो हमें पहले से इसमें पता होना चाहिए कि ये 17 से आएगा, 19 से आएगा और 23 से। यदि हमें ये पहले से नहीं पता तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको करना, इसलिए इसको कठिन सवालों की कैटेगरी में रखा गया है। और इसलिए मैंने कहा कि यदि हम इनको कवर कर लेते हैं, ये टफ सवाल है, तो सारे सवाल आपके लिए सिंपल होंगे और वो आसानी से आप कर पाओगे। तो 17 से यानी 17 से देना है। तो देखिए 17 का 17 का टेबल पढ़ना है कि 74 आ जाए या उससे कम। तो देखिए 68 आ रहा है, तो कितनी टाइम्स गया, 4 टाइम्स, 4 बार। 17 चौक 68, 17 4 जा 68। अब हमें तो लाना 74 और आया कितना है 68, तो कितना ज्यादा आया है, कितना कम आ रहा है 6। जो कम आता है वो कहाँ रख दिया जाता है, इधर उसके बाद वाले नंबर पर। तो ये बन गए 62। अब हमें फिर दोबारा टेबल पढ़ना है 17 यानी 17 का 62 आया या उससे कम। तो 51 आ रहा है, 51, तो 3 टाइम्स गया और लाना था हमें 62, आया है 51। कितना कम आया 11। जो कम आता है वो बगल में लिख दिया जाता है। ये हो गया 119 यानी 119। देखिए कितनी बार जा रहा है, 7 बार। 7 बार तो 7 बार फिर दे देंगे। 17 7 जा 119, तो 7 बार गया। अब हमें पहले से याद है कि ये 17 से आना, उसके बाद 19 से आना, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यदि हमें इस पर हमने कमांड बना ली और हमने इसको करके रखा है। तो देखिए अब 19 से देना है, तो 19 से देंगे। 19 का टेबल पढ़ना है हमें कि 43 आया है, कोई 4 तो आ नहीं सकता, या उससे कम आया। 43 तो नहीं आ रहा, 38 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स दे देंगे। हमको लाना था 43, आया हमारा 38। कितना कम आया 5। जो कम आता है उसको कहाँ रख देते हैं, बगल में। ये बन गए 57। तो देखिए ये 5 शेष बचा, रिमाइंडर तो यहाँ आ जाएगा 57। 19 का टेबल पढ़ना है कि 57 आ जाए, 3 टाइम्स से आ रहा है। तो ये पहले कितनी बार गया था, देखिए 19 का 43 आना था, 43 19 से दिए 38 आया था। फिर यहाँ से 5 कम आया था, तो 5 कहाँ आ जाएगा, इधर 57 बन गया। और 57 कितनी टाइम्स से आ रहा है, यानी कि 3 बार। अब हमें दिख रहा है कि 23 यानी 23 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, वो एक ही बार जाएगा। और हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 7429 के, यानी कि 7429 के। कितना आया, 17 19 और 23। ये आपका आंसर, यानी कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हम बाकी के सवाल धीरे धीरे सारे सवाल लेंगे, और जिसमें हम उन्हीं सवालों को कवर करेंगे जो आपके मैथ में अधिकतम अंक लाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, और इनको कवर करके आप बाकी के सारे सवालों को कवर कर सकते हैं। आगे अगला देखते हैं। अब आप सब लोगों के देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एनसीएफ ज्ञात करो तथा 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ये जांच करो। ये हमें करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड चेक द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये दिया हुआ 336 और 54, 336 एंड 54। इसका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अंत में ये भी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है यानी गिवन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 3 6 एंड 5 4 54। तो इनका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए 3 3 6 इसका फैक्टर करेंगे और 54 का भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये 2 से आ रहा है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से दे देते हैं,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 3 से आ रहा है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। देखिए अब हिंदी में देखते हैं। 2 1 कम 2, 1 बच गया यहाँ से, ये 13 हुआ है। अब 2 का पाड़ा पढ़ो कि 13 आ जाए या उससे कम, तो 2 छिंग 12 आता है, 1 बच गया, ये 16 हो गया, बगल में ले लेते हैं जो भी बचता है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का पाड़ा पड़ो कि 16 आया है, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, फिर 2 का पाड़ा पड़ो कि 8 आए, 2 चौक 8, फिर 2 से फिर दोबारा दिया, 2 का पाड़ा पड़ो कि 8 आए, 2 चौक 8, और 2 का पाड़ा पड़ो कि 4 आए हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से आ रहा है तो 3 से कर दिया, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से आ रहा है, 7 एकम 7। अब इसको करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 2 जा 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 3 से आ रहा दिख रहा है आपको, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, यानी कि 3 9 27, फिर 3 से दिया डिवाइड, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, हमने डिवाइड कर दिया, भाग ला दिया। अब इसके देखिए फैक्टर क्या है, 3 3 6, यानी 336 के फैक्टर हैं 2 2 2 2 2 4 टाइम्स है, फिर 3 है और 7 है। अब इसके देखिए फैक्टर 54 के 2 3 3 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। देखिए ये कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है, और 3 कॉमन है। जो कॉमन होते हैं उनसे एचसीएफ निकलता है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन को ले लेते हैं, यदि एक से ज़्यादा कॉमन है तो मल्टीप्लाई लगाकर लिख देते हैं। तो 6 2 3 या 6, ये कॉमन था दोनों में, 2 और 3 हमने एक एक बार ले लिया, कॉमन को एक बार लिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आंसर आ गया। यदि मान लो एक ही बार कॉमन होता, ये नहीं होता, तो 2 अकेला एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन को लेंगे, ये जो तो कॉमन हमारे पहले आए उसी को ले लेंगे, और फिर बचे हुए सबको लेंगे। ये बचे हुए हैं 2, 1 2 3 बार बचे हैं 2, फिर बचा है 7, उसके बाद देखिए 3 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारा एलसीएम आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 2 2 2 7 3 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 है, 7 है। देखिए ये है इनका मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक हो चुका है। 7 का कर देते हैं, फिर 7 8 56, 5 7 7 चौक 28 और 5 33। अब ये बचा हुआ 9 का और करना है, 9 9 छिंग 54, 5 बच गए, 9 3 27, 32 हो गए, 3 बच गया, 9 3 27 3 30। देखिए मल्टीप्लाई, सारा मल्टीप्लाई किया तो 3024, यानी 3024 आया। ये आ गया आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ चुका है। तो ये रब में निकाल देंगे हम। अब हमारा एक काम हो चुका है, एचसीएफ एलसीएम आ चुका है। हमें जांच और करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये हो गया, इसके नीचे करना था तो जगह नहीं है तो बगल से कर देते हैं। देखिए जांच करना तो लिखेंगे जांच, यानी कि चेक। तो चेक क्या करना, पहली संख्या का मल्टीप्लाई और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो देखिए पहली संख्या है 3
36 इंटू 54 और एलसीएम क्या आया हमारा 3024 इंटू एचसीएफ क्या आया था हमारा 6। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, बराबर आ जाएगा तो जांच भी हो जाएगी। देखिए 6 4 या 24 यानी 6 चौक 24, 2 बच गया, ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14, बगल में 0 होती है तो ऐसे ले लिया जाता, 36 18। अब इसको करेंगे, ये सेम आना चाहिए, यदि सेम आ रहा है तो ये बात प्रूव होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो इसको कर देते हैं, इधर कर देता हूं फिर मैं लिख दूंगा। 4 4 छिंग 24, 2 बच गया, 4 तिया 12, 2 14, हासिल बच गई 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13। फिर इससे करेंगे 5 छक्का 30, 3 बच गया, 5 तिया 15 और 3 18, 1 बच गया, ठीक है, और 5 तिया 15 और 1 16। अब देखिए 4 4 8 और 3 11, 1 बच गया, 6 7 8 और ये देखिए सेम आया है, तो यानी कि 18,144, यहाँ भी यही आया था। तो जांच हो गई। उन्होंने पूछा था कि ये भी सिद्ध कीजिए, ये भी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है गुणनफलों के। तो लिख देंगे जांच हुई, इंग्लिश में लिखेंगे चेक्ड। तो देखिए ये हो चुका है। देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किसका, ये लिखी हुई है नंबर 8 9 एंड 25 का। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है। तो क्या दिया है, देखिए 8 9 एंड 25 25, इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबको फैक्टर करना है, यानी टुकड़े करना है मल्टीप्लाई में, 8 का 9 का 25 का। तो देखिए 2 से दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो एकम 2, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 3 से हो रहा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डिवाइड कर दिया, 5 से आ रहा, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, ये आ चुके हैं हमारे पास। अब देखो किसका 8 का फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या आया है 3 इंटू 3, और 25 का क्या आया फैक्टर 5 इंटू 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है, फैक्टर हमने कर दिए, ये हमारे सामने प्राइम फैक्टर आ चुके हैं 8 के 9 के 25। अब इनसे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन तो कहीं भी नहीं है, लेकिन कॉमन नहीं होता जब, तो हम मल्टीप्लाई में 1 कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, और वो 1 इससे कॉमन बन जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या आया 1, एक आंसर। अब हम एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए कॉमन लेंगे और बाकी बचे हुए सब ले लेंगे मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा हुआ था, इसमें 3 बचा हुआ था, इसमें 5 बचा हुआ था। अब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, इनका 9 हो रहा है, इनका 25, इन तीनों का और करना है, ठीक है। तो देखिए 25 इंटू 8 कर देते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 होता है, 25 सट्टे 200, 25 एग्जैक्ट 200 और ये 9, 1800 यानी कि 1800 आ चुका है। तो ये आपका 100 1800 यानी कि ये आ चुका है आपका आंसर। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, मिटा दे रहा हूँ मैं,
तो देखिए प्राइम फैक्टर करके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दिया। अब हम देखेंगे अगला वाला सवाल। देखिए एचसीएफ इन दो नंबरों का गिवन है 9, 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया है 9, यानी 306 का और 657 का एचसीएफ दिया 9, और हमें फाइंड आउट करना, पता करना है इनका एलसीएम। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया है, ये जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया हमारे पास? एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। किसका दिया है एचसीएफ? 306 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ 9, और हमें निकालना है एलसीएम। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसे तुरंत आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पलट कर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। आप उस तरह से लगाना चाहो तो उस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से लगाना चाहो तो इस तरह से, एक ही बात है, ये ज़्यादा आपको सरल पड़ेगा। तो एलसीएम हमें पता नहीं है तो ये ऐसे लिख लेंगे। एचसीएफ पता है, देखो 9 है तो 9 लिख दिया। पहला नंबर देखिए आप देख रहे हो 306 और दूसरा नंबर है 657। अब देखो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। आप इसको करना चाहते हो 9 से डिवाइड या इसको, वो आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ। 9 का टेबल पढ़ो 30 आया है उससे कम, यानी 9 का पारा पढ़ना कि 30 आया या उससे कम। 9 चौक 36 ज़्यादा होता है, 9 तिया 27, 3 बच गए तो 3 इधर आ गए तो ये 36 हो गया, 9 चौक 36। यानी कि 9 का टेबल पढ़ा कि 9 का टेबल पढ़ो 30 आया है उससे कम, तो 9 3 जा 27, 3 आएगा, 9 3 27 की 3 लिखना था, तो 9 3 जा 27, 3 बच गया तो 36 हो गया, क्योंकि 9 4 जा 36। अब हमारे पास क्या आ चुका है, एलसीएम इक्वल 34 इंटू 657। इनका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो रफ में करेंगे आप, रफ में करना होगा आपको मल्टीप्लाई। यहाँ लिखेंगे रफ वर्क, हिंदी में लिखेंगे रफ कार्य, और हम यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले बड़ा नंबर लेंगे फिर छोटा, इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है, पहले छोटा फिर बड़ा, नहीं इस प्रकार से। तो देखिए कर देता हूँ, 4 7 28, 2 बच गए, 4 5 20 और 2 22, 2 बच गए, 4 6 24 और 2 पहले के 26। 3 का करेंगे अब, 3 3 7 21, 2 बच गया, 3 5 15, 2 17, 1 बच गया, और 3 6 18 और 1 19, 8 3 13 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, 22338, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये फॉर्मूला है, इसका हमने यूज किया और आसानी से हमारा आंसर 22 है, 338 यानी 22,338 आ चुका है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें ये बतलाना कि ये नंबर दिया हुआ है, ये 2 नंबर, यानी इनको सॉल्व करने के बाद जो नंबर मिलेंगे वो भाज्य संख्या होंगी। अब भाज्य संख्या क्या होती है इनको समझते हैं पहले।
भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। देखो, ऐसे नंबर जो खुद से जाए, डिवाइड हो जाए और 1 से हो और इसके अलावा किसी और से हो, 3 नंबर से डिवाइड हो, सेल्फ हो जाए डिवाइड, सेल्फ नंबर से, खुद से, 1 से, 1 से और किसी अन्य से, अनदर नंबर। 3 नंबरों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो भाज्य संख्या यानी कंपोसाइट नंबर होता है। सेल्फ से, 1 से और अन्य से, जैसे देखो 24 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी हो जाएगा और बहुत सारे नंबर से हो सकता है, किसी अन्य से होना चाहिए, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है, 6 से हो रहा है, कई से हो रहा है, लेकिन 31 केवल खुद से हो रहा है और 1 से। तो जो खुद से, 1 से और अन्य से डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य संख्या, और जो केवल खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से तो वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है कैसा है, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कोई कैसे होती है, कैसे पता करते हैं? यदि हमने किसी नंबर को फैक्टर किया, हमने किसी नंबर को फैक्टर किया और फैक्टर करने पर उसमें 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। जैसे देखिए 24 है, फैक्टर किया, 1 नहीं आ रहा, यानी कि यदि कोई अभाज्य संख्या है तो 1 जरूर आएगा, उसको फैक्टर करेंगे। ये 37 है, फैक्टर करो यानी मल्टीप्लाई में तोड़ो, 1 जरूर आएगा, 1 आ रहा है। यदि 1 आ रहा है तभी वो अभाज्य संख्या होती है, नहीं तो वो भाज्य संख्या होती है। तो हम ये दो गिवन नंबरों के फैक्टर करेंगे और 1 नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, कंपोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है गिवन, और इन नंबरों को 2 नंबर में फैक्टर करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में फैक्टर करने के बाद पता पड़ता है। 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो इनको दोनों नंबरों को, जो नंबर दिए हैं, इनको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, अंदर देखिए 7 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, यहाँ 13 बाहर आ चुका और यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 मानते हैं। तो पहले इसी को करते हैं। तो देखिए 13 मल्टीप्लाई मानते हैं, इनका 77 प्लस 1, 13 × 78 ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसको करते हैं, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 बाहर ले लिए तो 1 बचेगा कॉमन। कॉमन जब बाहर ले लेते हैं, मन में मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं, वो 1 रह जाता है और नंबर बाहर आ जाता है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 742, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कितना आ रहा है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए 742, इनका किया 4 × 12 और 2, ठीक है। अब ये हो गया 42 × 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये 4 8 8 12, ये 0 हो गए ना, 1 9 10। देखिए 1008 आ रहा है, तो 1008, इसका मल्टीप्लाई कर लिया 1008। अब देखिए इसके बाद प्लस 1 ब्रैकेट 1 5 ×
1009। देखिए हमारे पास दोनों नंबर के दो फैक्टर की नीड थी, हमें ज़रूरत थी, दोनों आ चुके हैं और दोनों फैक्टरों में कोई भी वन कॉमन नहीं है। और हमको पता है यदि वन कॉमन नहीं है, किसी नंबर का फैक्टर करेंगे दो दो फैक्टर होना चाहिए, मतलब दो टुकड़े होना चाहिए उसकी मल्टीप्लाई में, और इनमें वन शामिल नहीं है तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या इन प्राइम नंबर होता है। तो इसी बात को हम लिख लेंगे, देयर इज ए नो वन एज आ कॉमन फैक्टर, सो we can say they are composite numbers। इसी को हम हिंदी में लिख लेंगे क्योंकि हमने बोल दिया कि वन कॉमन नहीं है, इसलिए कंपोसाइट नंबर है। ठीक है, तो हिंदी में भी बोल लिख देता हूं मैं यहाँ, दोनों गुणन खंडों में एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इसने पूछा था कि दोनों संख्या भाज्य संख्याएं हैं क्या, यानी कि कंपोसाइट नंबर हैं क्या। तो मैंने आपको बताया था किसी नंबर को, जैसे ये इसको हम तोड़ दो, मल्टीप्लाई में तोड़ने पर वन नहीं आ रहा तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखिए कोई भी भाज्य संख्या मैं लेता हूँ 20, वो भाज्य संख्या लेता हूँ तो इसमें फैक्टर करेंगे तो वन जरूर आएगा। यदि वन नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए कि वो भाज्य संख्या है। ये हमारी भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोसाइट नंबर, और ये हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसको दो पार्टों में मल्टीप्लाई में तोड़ने पर वन नहीं आता वो भाज्य संख्या होती है, वन आ रहा है तो अभाज्य संख्या होती है। यदि किसी में वन नहीं आ रहा फैक्टर करने पर तो भाज्य संख्या होती है, और वन आ रहा है तो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अगला करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ से पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ पथ है, पथ है, यानी कि ये खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ ये पथ है, इस टाइप का पथ यानी रास्ता। अब वो बोल रहे हैं कि इसका एक चक्कर लगाने में, यहाँ से मान लो दौड़ चालू होती है और एक ही दिशा में हो रही है, तो बोल रहे हैं कि इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट में सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इस तरफ ये दोनों भाग रहे हैं, तो कितने चक्करों के बाद या कितने समय के बाद ये दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में आप बुक में से देखना, केवल मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है गिवन, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय।
या समय लगता है, एक चक्कर लगाने में समय लगता है 18 मिनट। सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल 18 मिनट। और रवि को लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है कितना, उन्होंने बताया 12 मिनट, यानी कि रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड 12 मिनट्स। उन्होंने पूछा है कि कितने समय बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम दोनों का ऐसे कंडीशन में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। 18 का एलसीएम निकालेंगे और 12 का। तो देखिए 18 का 2 से आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 9 में 18, फिर 3 से आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 1 जा 3। 12 से आ रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 से आ रहा, पहले 2 से आ रहा था, 6 टाइम गया, फिर 3 टाइम्स गया, फिर 3 से आ रहा है ये। तो देखिए इनका फैक्टर आ चुके हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, जबकि 12 के फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, पहले जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है, उन पे सर्कल लगाएंगे और फिर उनको ले लेंगे। तो सर्कल ले लिया, यानी एचसीएफ इसका 6 वो ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ वो लिए जाएंगे 3 इंटू 3, ये बचे हुए 3 ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 आ रहा है इधर और ये 6 आ रहा है, 2 2 3 3, 2 9 18, 3 53, 3 1 ठीक है, 2 5 12, 2 3 6 3, यहाँ पर 2 आना था, तो 2 3 3 और 2, देखिए 3 इंटू 3 तो 36। तो इनका जो एलसीएम आता है वही दिया गया समय होता है, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों अपने यहाँ से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं 36 सोनिया अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देयरफॉर या हेंस सोनिया एंड रवि will meet at same starting point after 36 मिनट्स। तो जब इस प्रकार की बात होती है कि कोई किसी सर्कल में दौड़ रहा है और एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं। तो हमने एलसीएम निकाला, यही उसका आंसर हुआ। अब हम प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो देखिए प्रूव कर रहा हूं मैं,
प्रूफ आपके लिए आता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सिद्ध कर रहा हूँ। मान लो ये दौड़ हुई है सुबह 9 बजे, 9 बजे दौड़ चालू हुई। सोनिया है एक तरफ और एक तरफ रवि है। तो ये जो पहला चक्कर लगाएगी, या फिर मैं रवि ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, और सोनिया है। तो देखिए रवि कम समय ले रहा है एक चक्कर लगाने में, इसलिए पहला चक्कर वो जल्दी पूरा करेगा। तो 9 बजे दोनों दौड़े हैं, तो रवि 9:12 पर एक चक्कर लगा लेगा, 12 मिनट बाद एक चक्कर लगाता, और सोनिया लगाएगी 9:18 पर। दूसरा, जब दूसरा चक्कर लगाएगा फिर 12 मिनट बाद, यानी 9:24 हो रहे होंगे, यानी कि तब 9:24 पर ये यहाँ पर होगा रवि। और ये दूसरा चक्कर लगाएगी 9 दूनी 18, 9:36 पर, यानी कि जब 9:24 होंगे, जब 9 बजे थे तब दोनों ही एक ही सेम जगह पर थे, लेकिन 9:12 पर ये अलग है, ये प्रारंभिक स्थान पर है, और ये थोड़ी देर बाद आई 18 मिनट बाद। इसी प्रकार ये 24 पर आ गए, ये 36 पर, लेकिन जैसे ही 9 और 12 बन 24 बढ़ती है 36, यानी 12 मिनट बाद फिर 9:36 होंगे, तो ये आ जाएगा 9:36 पर, और ये भी 9:36 पर उसी जगह होगी, क्योंकि ये तीसरा चक्कर यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर आता है तीसरे चक्कर पर 9:36 पर, और जबकि ये भी 9:36 पर आती है, लेकिन इसका दूसरा चक्कर होता है। तो आप देख रहे हैं 9:36 बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर हैं, क्योंकि इसका लेकिन बस ये फर्क है, इसका तीसरा चक्कर है और इसका सोनिया का दूसरा चक्कर है। इसका मतलब 36 मिनट बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सो आई कैन से डेट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। देख लीजिए, देखिए ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब होता है फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि पहले मान लिया इसको परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम मान के चलेंगे तो उसमें हम कॉमन लाने की कोशिश करेंगे कि कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है, कोई कॉमन नहीं होता। यदि कॉमन कोई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए, तो मैंने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 यदि एक परिमेय संख्या है तो a/b होगा। इसके नीचे मैं मान लेता हूँ 1। परिमेय संख्या यदि है तो a/b के फॉर्म में होगा, तो मैं 1 मान लिया। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b √5 इक्वल आ रहा हमारा a। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर, यानी कि आफ्टर स्क्वायरिंग। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका b² √5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो दोनों पर आएगा, इधर भी इधर आएगा, तो v² बराबर √5 का स्क्वायर इक्वल a² आ गया। ये आ चुका है। अब यहाँ से हम ये देखिए ये कट गया, ये कट रहा है, तो कटने के बाद क्या आया, 5b² इक्वल a²। तो देखिए a² के मल्टीप्लाई में 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि जब a² 5 से विभाजित, क्योंकि a² में 5 है तो 5 में भी होगा। a² इज डिवाइडेड बाय 5, सो 5 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड। अब इसी प्रकार हम b को लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, a इक्वल 5c ले लेते हैं, a की जगह हम 5c ले रहे हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 5 इक्वल
5c का होल स्क्वायर, 5c अपॉन ये आ रहा। अब की बार हमने क्या लिया, एक ही है 5c लिया, फिर वर्क करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल 5c अपॉन b का होल स्क्वायर। इसे ये कट गया तो 5 और ये इधर आएगा तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो क्या आ गया 25c स्क्वायर। यहाँ से ये कट रहा है तो 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसमें भी देख रहे हैं हम कि b स्क्वायर के अंदर 5 है, तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, so b also will be divided by 5। तो हमने ये देखा कि a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, a and b is divided by 5। और जब कोई नंबर ऊपर नीचे किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं होता। तो हम लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 is a rational number।